हाय। तो एक मुश्किल से सवाल करता है। कैसा सवाल करता है? मुश्किल से। क्या सवाल करता है? मुश्किल से। लोग ये समझा तो देते हैं इस सवाल को, लेकिन बहुत लोग समझा देते हैं इस सवाल को, लेकिन लोग रीजन नहीं बताते। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर पहले ये तो बताओ सवाल है क्या। वेरी गुड क्वेश्चन कि सवाल क्या है। मैं 1 मिनट आता हूँ पंखे बंद करके। जो भी नहीं, लाइट बंद होगी, पंखे। जो भेजी थी दुआ। देखो भाई, सवाल ऐसा है कि ये एक वेज है, ठीक है, समूद वेज है। कैसा वेज है बच्चों? समूद। ठीक है, और इसके ऊपर ब्लॉक है। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास मान लो m2 है। ठीक है, अब आपके पास एक वेज है। अब ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ। कितनी अच्छी राइटिंग आ रही है ना मेरी। एंड वेज इज मूवेबल। ठीक है, वेज मूवेबल है। ये हाइट मान लो h है। ये फिसलता हुआ आएगा, थोड़ी देर बाद ही आगे निकल जाएगा, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो पीछे जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका एनएलएम में कि नीचे आता है तो पीछे जाता है। क्यों आता है? कि कभी भी ये इस पर नॉर्मल इधर लगाएगा, नॉर्मल इधर लगाएगा। नॉर्मल के 2 कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट इसको पीछे धक्का देगा। ठीक है बच्चों, तो ये नीचे आएगा पीछे जाएगा। तो मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड स्पीड ऑफ m1 एंड m2 व्हेन m1 moves on horizontal ground। जब m1 हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मूव करेगा तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी? ठीक है, अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। होगा क्या? होगा ऐसा कि ये नीचे आएगा, ये पीछे जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा होगा एक टाइम कि ये यहाँ आ जाएगा, ये पीछे जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो m1 किसी वेलोसिटी v1 से चल रहा होगा और m2 है वो किसी वेलोसिटी v2 से चल रहा होगा। तो बेसिकली मुझे बताना है कि v1 कितना होगा, v2 कितना होगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम करते हैं आराम से। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ कैन दिस क्वेश्चन बी डन। मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसको लिख लो। ठीक, m1 छोटा वाला, m2 बड़ा वाला, h। ठीक है, मैं अपने लिए याद कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो मिटा दूंगा, मुझे पता नहीं आगे क्या लिखा था। चलो भाई, तो शुरू में सिस्टम ऐसा था। मैं छोटा सिस्टम बना देता हूँ। बाद में सिस्टम मतलब ये पीछे ही आगे होगा, मैं इकट्ठे बना दे रहा हूँ। मतलब अगला डायग्राम मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कि ये v2 से गया और ये m1 जो है v1 से गया। ठीक है, अब मुझे बताना v1 v2 कितने होंगे। ठीक है, v1 v2 कितने होंगे ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 काम करते हैं। पहला हम देखते हैं सिस्टम पे, इस सिस्टम पे फोर्स कितने हैं। तो देखो बच्चों, पहले वेज की बात करते हैं। कभी भी ये ब्लॉक वेज पर होगा तो इस पर एक नॉर्मल ये लगाएगा और ये भी इस पर नॉर्मल लगाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर इन दोनों को सिस्टम ले लें तो ये एक्शन रिएक्शन हो जाएंगे, तो बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा इस पे जमीन से एक नॉर्मल लगेगा एन नॉट, प्लस में इसका वेट लगेगा m2g और इसका खुद का वेट लगेगा m1g। ठीक है, अब इस सिस्टम पे देखो, ये n और n तो इंटरनल फोर्सेस हो गए, इसके अलावा mg n नॉट n एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पे जो होंगे वो होगा n नॉट। n नॉट क्या है? जमीन का n नॉट। ठीक है, और इसके अलावा ये दोनों नॉर्मल कट गए, इंटरनल फोर्स हैं। इसके अलावा दोनों के वेट। अब आप ये सोचो कि ये जितने भी फोर्सेज हैं, ये जितने फोर्सेज हैं, एन नॉट एम वन एम टू जी है ना, ये सब वर्टिकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स में फोर्स तो जीरो है सिस्टम पे, वाई में जो भी हो मुझे नहीं पता। ठीक है, वाई में जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको सोचना, इन दोनों में से एक बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा आप सोचना। ठीक है, वैसे एम वन प्लस एम टू जी बड़ा होगा, एन नॉट छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम नीचे आ रहा है। तुम बोलोगे इसे समझ नहीं आया, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो समझने की कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब कहने का मतलब सिस्टम जो है केवल, मतलब सिस्टम पे वाई में फोर्सेस हैं, एक्स में फोर्स है ही नहीं एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्स काउंट नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं इसीलिए मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। लेकिन मोमेंटम कहाँ कंजर्व करते हैं? एक्स में। तो क्योंकि एक्स में फोर्स जीरो इसलिए वी विल कंजर्व मोमेंटम इन एक्स। आप ये हटा दो, ये मिटा लो, उसके बाद बस ये डायग्राम बना रहेगा, बाकी मैं कंटिन्यूटी में करते रहूंगा। ये मिटा दो, मतलब लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, आप लिखो। तो क्योंकि एक्स में फोर्स जीरो है इसीलिए हम क्या करते हैं, एज एफ एक्स बराबर जीरो, इसीलिए हम पी आई बराबर पी एफ करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में।
अब x में शुरू में सिस्टम बाय डिफॉल्ट रुका था, मोमेंटम जीरो था, बाद में क्या होगा m1v1 माइनस m2v2, इसका मतलब m1v1 किसके बराबर हो गया m2v2 के, ठीक है। तो m1v1 m2v2 के बराबर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करें भैया, कुछ करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, अब एक इक्वेशन दो वेरिएबल किसी का बाप नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है ना, सिवाय मेरे बच्चों के बाप के, है ना। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ लगाते हैं, दूसरी इक्वेशन लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, इन दोनों सिस्टम पे लगाते हैं। कौन सा सिस्टम पे बच्चों, m1 और m2 सिस्टम पे। m1 m2 सिस्टम पे वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक। अब देखो वर्क कितना है, देखो बच्चों एक नॉर्मल ये है, ठीक है। तो ये जो वेज है आप समझना, ये जो वेज है बच्चों समझना इस बात को, ये जो वेज है, इस वेज का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इधर होगा, पीछे जाएगा वेज, और इस पर जमीन का नॉर्मल इधर लगेगा, इसका वेट भी इधर लगेगा। ये दोनों फोर्स जो हैं, ये जो दोनों फोर्स हैं ये इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हैं, तो ना इसका काम है ना इसका काम है, ठीक है, सही। अब जो काम बचा वो केवल बचा m1 पर, और m1 पे किसका काम बचेगा mg का, ठीक है। तो द ओनली फोर्स डूइंग वर्क इज m1g, केवल m1g काम कर रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि बात सही है कि नहीं, लेकिन फिलहाल मैं भी ऐसा कह रहा हूँ, देखते हैं बाद में मैं शायद गलत हूँ या शायद सही हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है, कौन सा m1g। अब ये कितना नीचे आया, h नीचे आया, तो इसका मतलब m1g ने कितना काम किया बच्चों, तो हम इस सिस्टम पे लगाते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक। वर्क डन केवल m1 का होगा, तो m1 का वर्क हो गया m1gh हो गया, चेंजिंग काइनेटिक हो गया k फाइनल माइनस k इनिशियल। के इनिशियल जीरो है क्योंकि शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, सिस्टम रुका हुआ था। अब के फाइनल कितना होगा बच्चों, इसका होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन बताओ कि अगर आप v1 की वैल्यू यहां डाल दो तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर v2 की वैल्यू यहां डाल देना, v1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कह सकता हूं, वो सिंपल सी बात ये है कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 v1 एंड v2 कैन बी कैलकुलेटेड। मुझे पता है कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो 1 और 2 से v1 और v2 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, ठीक है रखते हो, बहुत बढ़िया बात, नहीं रखते हो तो मर्जी आपकी भैया, मत देखो और क्या। तो यहां से हम लोग v1 v2 निकाल सकते हैं। अब लोग ये सवाल कर लेते हैं, सब करते हैं, लिख लो लिख लो लिख लो, लेकिन बस ऐसा बहुत लोग करते हैं जानते हो इस सवाल को, लेकिन लोग एक चीज का जवाब नहीं देते कि हमने वर्क डन केवल m1g का लिया, m2g का नहीं लिया, समझता हूँ क्योंकि m2g वेज पे नीचे है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, फोर्स वर्टिकल है, नॉर्मल वर्टिकल है, फोर्स हॉरिजॉन्टल है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। बस बात ये है कि m1g का वर्क लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्मल आपस में एक दूसरे में था उनका वर्क क्यों नहीं लिया। देखो नॉर्मल का वर्क तब नहीं होता जब ब्लॉक, जब भी कोई चीज स्टैटिक सरफेस से मूव करे। यहां पर जब वो ब्लॉक नीचे आ रहा था तो सरफेस पीछे जा रही थी, आप समझ रहे हो, जब वो ब्लॉक नीचे आ रहा था वेज पीछे जा रहा था, तो नॉर्मल का वर्क यहाँ पे होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर n का वर्क क्यों नहीं काउंट किया, ऐसा क्यों हुआ कि मैंने नॉर्मल का वर्क काउंट नहीं किया, ठीक है। नॉर्मल काम करेगा। अब देखो भाई, मैं एक वेज बना रहा हूं, समझना इस बात को, समझना इस बात को, हुआ क्या, समझना इसको, इस पर नॉर्मल इधर है, इस पर नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल हो गए। ये जो m2 है, भी मान लो एक छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds2, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली इधर नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा इधर है ds1, मतलब ये इस कर्व से थोड़ा नीचे होगा। तुम बोलोगे सर अब कितना भी नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता, मान लो थोड़ा सा नीचे है वॉटेवर, तुम बोलोगे इधर क्यों, क्योंकि एक्चुअली देखो वो यहाँ नहीं आता, जब तक वो इस पॉइंट पे आएगा ये पॉइंट खुद पीछे हो जाएगा क्योंकि वेज पीछे जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो, आप ऐसे देखो ना, समझना चीज यहाँ पर है, वो छोटा सा ब्लॉक यहाँ पर आएगा लेकिन ये वेज खुद पीछे जा रहा है,
तो जब तक वो यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट खुद पीछे चले जाएगा, तो एक्चुअली वो वेज के थोड़ा नीचे मूव कर रहा है, तो ये इधर की जगह थोड़ा नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ds1, तो ds2 हो गया वेज का, ds1 हो गया इसका। ठीक है बच्चों, अब बात ये है कि ds1 ds2 दो डिस्प्लेसमेंट हो गए, तो नेचुरल सी बात है कि अगर देखो वेज रुका हुआ होता तो ये अलोंग द सरफेस चलता, ये ब्लॉक, और ब्लॉक अलोंग द सरफेस चलता तो नॉर्मल का वर्क 0 होता, और वेज रुका हुआ होता तो ds2 होता ही नहीं, क्योंकि वेज चलता ही नहीं, तो नॉर्मल का वर्क 0 होता। लेकिन इस केस में वेज चल रहा है, तो नॉर्मल का वर्क वेज पे भी होगा, नॉर्मल का वर्क ब्लॉक पर भी होगा, तो भी हमने वर्क 0 लिया, हमने वर्क काउंट नहीं किया। क्यों नहीं काउंट किया? एक्चुअली ना काउंट करने का रीजन क्या है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे वर्क होता है, दोनों का वर्क होता है। मान लो ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। ठीक है, जो छोटा सा नॉर्मल का वर्क होगा वो दोनों पे होगा, वर्क ऑन 1 प्लस वर्क ऑन 2। जो फर्स्ट पे वर्क होगा वो होगा NDS1, और बीच में एंगल कितना है? cos पाई माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही जो DS2 पे वर्क होगा वो क्या होगा? NDS2 cos थीटा, सॉरी ये एंगल पाई माइनस θ1 है, ये एंगल θ2 है। ठीक है, अब ये हो गया NDS1 cos पाई माइनस θ1, NDS2 cos θ2। ठीक है, अब जो टोटल नॉर्मल का वर्क हो गया वो हो गया N DS2 cos θ2 माइनस DS1 cos θ1, ये नॉर्मल का वर्क हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, नॉर्मल दोनों पे काम करता है, लेकिन एक्चुअली नॉर्मल का वर्क इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि नॉर्मल का वर्क दोनों पे मिला के 0 हो जाता है। तुम बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा याद करो, मैंने एक चीज बताई थी, कंस्ट्रेंट अलोंग नॉर्मल। मैंने कहा था दो चीज तभी कांटेक्ट में रह सकती हैं जब वो नॉर्मल के अलोंग सेम चले। तो मैंने एक चीज बताई थी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट अलोंग नॉर्मल, bodies move by same amount along normal। बॉडीज नॉर्मल के अलोंग सेम अमाउंट से मूव करती हैं टू मेंटेन कांटेक्ट। कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए बॉडीज नॉर्मल के अलोंग सेम अमाउंट से चलती हैं। अब देखो बच्चों, ये नॉर्मल है, इसके अलोंग दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब इस DS2 का डिस्प्लेसमेंट इधर कितना होगा बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि DS2 का डिस्प्लेसमेंट हो गया DS2 cos θ2, और DS1 का कितना होगा? DS1 cos θ1। ये दोनों चीज आपस में सेम होनी चाहिए, और जैसे ही ये दोनों चीज आपस में सेम होंगी, जैसे ही दोनों चीज आपस में क्या होंगी? सेम होंगी, तो DS2 cos θ2 DS1 cos θ1 कट जाएंगे और आपके पास नॉर्मल का वर्ग आ जाएगा 0। तो एक्चुअली हुआ क्या इस केस में? इस केस में नॉर्मल ने दोनों पे काम किया, लेकिन एक पॉजिटिव काम था, एक नेगेटिव काम था, दोनों कट के 0 हो गए। नॉर्मल इस केस में काम करता है, लेकिन नॉर्मल का वर्क काउंट नहीं होता। तो एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है जो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस केस में नॉर्मल काम करेगा, दोनों पे करेगा, एक पे 10 करेगा, एक पे -10, और टोटल नॉर्मल का जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, और बहुत है ये क्वेश्चन, काफी कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर में क्वेश्चन बहुत है। ओके बच्चों, बाय।